अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने, जो इस वक्त फ़ोन पे बात कर रहे हैं और जल्दी डॉक्टर साहब हमें जॉइन कर लेंगे। और आज हम बात, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, थंबनेल आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा, तो उसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे कि भारत जो है वो किस तरह से अमेरिका को अब डील करेगा। जो टैरिफ की बात की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो गए हैं या अच्छे नहीं रहे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू। तो सर कैसे देखते हैं आप, डॉक्टर जयशंकर ने बात की है अमेरिका के बारे में और उन्होंने जिस तरीके से एक तरह से समझे कि डांट लगाई है अमेरिका को, आप कैसे देखते हैं इस सारे इस वक्त सिचुएशन को, भारत और अमेरिका की? जो मुझे बात समझ में आई आरजू जी, वो कुछ ऐसे है। अब ये चूंकि ना, बिकॉज आई थिंक जयशंकर साहब इज हिंटिंग टू समथिंग बिग। उनका जो जयशंकर साहब कह रहे हैं, चूंकि वो बहुत ही एस्ट्यूट डिप्लोमेट है और इंडिया के लिए तो आई मीन मुझे नहीं याद है कि इतना एस्ट्यूट, इतना इतना स्ट्रॉन्ग लीडर एज अ फॉरेन मिनिस्टर मैंने कभी देखा हो। मेरी मतलब जब से मैंने इन चीजों को समझना शुरू किया है, तो जयशंकर साहब का जो पूरा बयान है उसको मैं अपने तरीके से समराइज करता हूं। उनके कहने का ये मतलब था कि जब रशिया ने यूक्रेन वॉर के बाद हमें ऑयल ऑफर किया डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया से कहा कि यू शुड गो अहेड एंड बाई द ऑयल। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा यह इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑयल की जो प्राइसिंग होगी वो मार्केट में बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी और हाहाकार मच जाएगा, और इसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि आप रशियन ऑयल को खरीदें और उसको रिफाइन करके उसको सेल आउट करें। बिकॉज इंडिया जो ये कर रहा था, अचानक से इतना बड़ा जो है वो इतना बड़ा जो डिसीजन है ऐसे नहीं लिए जाते। तो इसका मतलब ये है कि ये तो अमेरिका को पहले से पता था और अमेरिका के कहने पे ये सब भी किया गया, क्योंकि अमेरिका ने हमसे बोला कि आप कीजिए, बल्कि उनके कहने पे इसलिए किया क्योंकि ऑयल प्राइसेस गलत हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो नॉर्ड टू स्ट्रीम नॉर्ड टू जो पाइपलाइन है उसको भी अमेरिका ने जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उसके बाद और भी ज्यादा उनकी मजबूरी हो गई थी। तो वी इन अ वे हेल्प्ड अमेरिका और आज दे आर मेकिंग अस अकाउंटेबल फॉर हेल्पिंग देम, जो मुझे बात समझ में आई जयशंकर साहब की। तो उनका वो तो सही कह रहे हैं ना, उन्होंने तो डो टू का भैया ऑयल नहीं लेना, मत लो आप, टेंशन कहां से आता है? क्योंकि वो ऑयल ले कौन रहा है? वो ऑयल जो है वो तो यूरोपियंस ले रहे हैं ना, आप समझिए उसका खरीदार कौन है? उसका खरीदार कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कि सऊदी अरेबिया को से लेता था और फिर वो हम लेना शुरू कर दिया। उसका खरीदार वही था जो रशिया से खरीदता था, वो अब रशिया से ना खरीद करके हमसे खरीद रहा है। इट इज एग्जैक्टली योर ट्रांजैक्शन। जैसे कि पाकिस्तान जो चीज भारत से लेता है, ले सकता है, वो भारत से ना लेकर के दुबई से ले रहा है, लेकिन खरीदार दोनों में पाकिस्तान ही है। बेचने वाला अंतर में आ गया ना। तो हमें ये कहा गया कि चूंकि हमने जो है उनकी पाइपलाइन को, रशिया वाली को डिस्ट्रॉय कर दिया है और मार्केट में यूरोपियन यूनियन के ऑयल नीड की वजह से प्राइसेस इतनी ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएंगी कि बेहतर यह है कि आप ऑयल को खरीदे, रिफाइन करके बेचे, वरना इंडिया वुड हैव नेवर थॉट ऑफ सेलिंग इट बाबा। सो वो जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई वी डिड इट एट द बिहेस्ट ऑफ, इफ नॉट बिहेस्ट, वी हेल्प द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑयल को स्टेबलाइज। वरना यूरोपियन यूनियन दुनिया में तेल खरीदने जाता तो वाट लग जाती। उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑयल का प्राइस कैप था, वो प्राइस कैप था क्यों? उसका ये रीजन था कि जैसे अब आप मान लीजिए हुआ कि रशिया से आप तेल ले रहे हो, फिर आप रशिया से तेल खरीद के रिफाइन करके आप बेच रहे हो उसको, क्या नाम है, यूरोपियन यूनियन को। वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, WTO गैट की जो सिस्टम है, उसमें एक गुड्स के ऊपर कॉन्सेप्ट होता है टैरिफ के लिए, उसके बाद ओरिजिन ऑफ गुड, जो रूल ऑफ ओरिजिन होता है ना कि कहां से ओरिजिनेट हो रहा है। जैसे मान लीजिए जूट आपके यहां से ओरिजिनेट हुआ, कपड़ा वो बांग्लादेश में बना और वो गया अमेरिका में, और मान लीजिए अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रोडक्ट को बैन कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान का प्रोडक्ट बांग्लादेश से जो है वो हो करके आ रहा है, क्योंकि वो जूट जो है वो कपड़े में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो रूल ऑफ ओरिजिनलिटी में ये सब चीजें मैटर कर जाती हैं कि ओरिजिन कहाँ है रूल उस गुड्स का।
तो इसलिए मेरी बात तो एकदम समझ में क्लियर है कि ये हमने रिफाइन किया ही यूरोप के लिए, ताकि यूरोप अपने सैंक्शन को खुद ही फ्लाउट कर सके। मतलब उन्होंने नियम बनाया कि हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे, और उसके बाद हमें बोला कि तुम ऐसा करो, तुम रिफाइन करके वही ऑयल हमें बेच दो, क्योंकि जब वो रिफाइन हो जाएगा तो वो रशियन ऑयल नहीं रहेगा, वो इंडियन ऑयल हो जाएगा। तो हम इंडिया से ऑयल खरीद सकते हैं, हमारे लॉ का वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि रशियन ऑयल हम नहीं खरीद सकते, वो हमारे लॉ का वायलेशन होगा। ये है वो कॉन्सेप्ट पूरा पूरा। जी, लेकिन सर अमेरिका एक बहुत स्ट्रांग कंट्री है, और कोई माने या ना माने, लेकिन बहरहाल एक सुपर पावर तो है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो आपके ख्याल से कितनी देर आप लोग जो हैं वो उसकी मर्जी के खिलाफ चल सकते हैं, या कितनी देर जो है वो भारत जो है कोई ऐसा स्टेप ले सकता है जो अमेरिका अप्रूव नहीं कर रहा? नहीं 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 नहीं, ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं है। देखिए, पहली बात कि कितने देर तक ये ब्रिटिश एम्पायर से हमने लोहा लिया, वो तो अमेरिका उसके सामने बच्चा है। ब्रिटिश एम्पायर तो कहते थे कि द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि वो ईस्ट में भी थे, वेस्ट में भी थे। और दूसरी चीज, हम अमेरिका से लोहा नहीं ले रहे हैं, अमेरिका हमसे लोहा ले रहा है। हमें वो कह रहा है कि जो हमारे वो यूके के जो हमारे वो थे एम्बेसडर साहब, विक्रम दोरई स्वामी साहब, उन्होंने भी बड़ा अच्छा कहा, हम क्या करें, हम तेल नहीं खरीदे, हम अपनी इकोनॉमी बंद कर दे, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि कि ये रशियन ऑयल मत खरीदो। यूरोपियन यूनियन का रशियन ऑयल उसको नहीं वॉर को फाइनेंस कर रहा है, सिर्फ इंडियन ऑयल, इंडियन का पैसा ही वो फाइनेंस कर रहा है, चाइना का ऑयल का खरीदना फाइनेंस नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि शुड बी शट डाउन आवर इकोनॉमी जस्ट बिकॉज अमेरिका कह रहा है कि इंडिया ही मत खरीदे। अमेरिका खुद रशिया के साथ फर्टिलाइजर खरीद रहा है, तो आप अपना ट्रेड बंद करो पहले, और आप हमसे कह रहे हो कि भाई आप वो बंद करो। अगर आपको नियम, इफ यू टॉक अबाउट रूल बेस्ड सिस्टम ना, रूल बेस्ड इंटरनेशनल लॉ चाहिए, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर चाहिए, तो कहाँ है रूल? चाइना, आप पहली बात, आप होते कौन हो सैंक्शन लगाने वाले? यूएन से बात करो आप। दूसरी चीज, चलिए आपने लगा दिया, तो चाइना को क्यों नहीं लगाया? चाइना आपके, चूंकि आपकी इकोनॉमी ज्यादा इंटीग्रेटेड है, ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, तो आप नहीं लगा सकते। भाई इस तरीके से नहीं होता ना। हमने कोई अमेरिका के इंटरेस्ट को वो किया है क्या कि हम अमेरिका को, ये तो वही बात हुई कि आप पंगा ले या ना ले, अमेरिका आपको बर्बाद कर देगा। क्योंकि अगर हम पंगा न ले तो हम अपनी इकोनॉमी बंद कर दें, हम भैया ऑयल ले मार्केट से ऐसे रेट पे कि हमारी जो बिजली का रेट है वो भाग जाए, हमारे जो इंडस्ट्रियल इनपुट है वो उसका कॉस्ट बढ़ जाए, और हमारा सारा का सारा इकोनॉमी जो आज हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो हम वर्ल्ड की स्लोएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो जाए। बिकॉज ये सारा इकोनॉमी ग्रो किस पे कर रहा है? एनर्जी पे ग्रो कर रहा है ना। हम अपने कल कारखाने बंद कर दे, अपने इंडस्ट्रीज को बंद कर दे, अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज को बंद कर दे, स्कूलों को बंद कर दे, क्या करें हम इनको खुश? आप क्या पे आज इलेक्ट्रिसिटी, क्या गरीबों की कमर नहीं तोड़ दिया इलेक्ट्रिसिटी के बिल्कुल। तो क्या हम करें? ये हम ऐसा करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किससे चलती है? अब हमारे यहाँ सारा फॉसिल फ्यूल से तो नहीं चलती है, लेकिन एक बहुत बड़ा चंक है जो आज भी फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोकार्बन जिसको कहते हैं, वो उससे चलती है। तो ये हम नहीं उनसे पंगे ले रहे हैं, हम उनके पास जाके उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं चूंकि हम पावरफुल हैं तो हमारे इंटरेस्ट में मत करो। ऐसे तो फिर हम बहुतों से लड़ चुके हैं, अमेरिका इतना भी बड़ा पावरफुल नहीं है। क्या कर लिया वियतनाम में जाके अमेरिका ने? अफगानिस्तान में क्या कर लिया? एग्जैक्टली, अफगानिस्तान में क्या कर लिया? अपने सारे टैंक शैंक छोड़ के ही भागे ना। हाँ। वियतनाम में, अफगानिस्तान में, कंबोडिया में, उसके बाद आपका कोरिया में कहाँ सक्सेसफुल हुए? और सर जिनको हटाने आए थे सर, उन्हीं को हुकूमत देख के चले गए। वही तो मैं कह रहा हूँ, छोटे से तालिबान, छोटे से अदना से आखिर सौंपना पड़ा ना उनको। वो कह रहे थे हम इस्लामिक लॉ लाएंगे, उन्होंने लगा दिया। गलत या सही उनका मैटर, हमसे लेना देना नहीं है उसका। तो क्या कर लिया अमेरिका ने? भाई ऐसे नहीं चलता। हम अमेरिका से नहीं लड़ रहे हैं, अमेरिका हमसे लड़ रहा है। जब कह रहे हैं जयशंकर साहब कि बाइडेन साहब ने कहा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि तुम, क्योंकि हमसे, ये ध्यान दीजिए ट्रांजैक्शन हो क्या रहा है। हम रशिया से खरीद रहे हैं, ऑयल को रिफाइन कर रहे हो, बेच किसको रहे हैं? यूरोप को। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हम अरब को नहीं बेच रहे, हम अफ्रीका को नहीं बेच रहे, यूरोप ने ये हमसे कहा। क्योंकि मैं वही आपको जो रूल ऑफ ओरिजिन वो बता रहा हूं कि ओरिजिन ऑफ गुड्स कहां है, वो गुड्स करके हम उनका अपनी लॉ का सैंक्शन ना हो, अपनी लॉ का वायलेशन ना हो, इसलिए ये रूट किया गया। हमसे कहा गया कि आप यूरोप को बेचो, नहीं तो यूरोप अगर आ जाएगा वो भी सऊदी अरेबिया से ऑयल लेने, तो आग लग जाएगी ऑयल मार्केट में। जी सर, आपकी तबीयत ठीक है? आज आपने शर्ट भी नहीं रखी नाक साफ करने के लिए।
नहीं तो आज गले में है ना, गले में कैसे शर्ट डाल दे? नाक बहेगा तो गले में नाक साफ करेंगे ना, गले में खराश हो रही तो आपके गले में वो डाल के साफ करें। भाई आरजू जी आप कौन नीम हकीम के पास आप जा रही हैं भाई? गले में लेकिन सर रशिया इस बारे में कुछ खास बात करता दिखाई नहीं दे रहा। अमेरिका कुछ भी बोल रहा है, रशिया की तरफ से कोई खास स्टेटमेंट आप समझते हैं कि आई है अमेरिका के अगेंस्ट? रशियन अमेरिकन को नहीं जानते, रशियंस डोंट नो, उनका तो पूरी की एग्जिस्टेंस ही इसके अगेंस्ट में है। यही तो 1900 क्या हुआ था जर्मनी में, इन्होंने कहा था, जर्मनी का विला अमेरिकन ने कहा था ना, यू जस्ट लेट जर्मनी यूनाइट और उसके बदले में हम ये गारंटी करेंगे कि अब नेटो आपके घर तक नहीं आएगा, उसके बदले में नेटो आपके घर तक नहीं आएगा। हुआ उसका उल्टा, नेटो आ गया उनके घर पे। तो उन्होंने क्या कम बार हाथ जलाए हैं। जर्मनी ने रशिया के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में किया था पीस ट्रीटी, उसे के बाद वो रशिया पे ही चल दौड़े। तो ये देखिए, ये ऐसे नहीं होता, ये बहुत लंबा रशियंस का एक्सपीरियंस है, दे नो। वो ट्रम्प साहब को चूंकि वर्ल्ड वॉर, अरे क्या लेना है, वो कौन सा पीस प्राइज है वो लेना है, इसलिए वो कर रहे हैं नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज भैया वो दे दिया जाए तो हम लोग को थोड़ा चैन हो कि आदमी सहन की सांस ले, वरना उनको हर बात में हम ये वॉर रुकवा दिया, हम वो वॉर रुकवा दिए, डजंट मेक अ सेंस जी। नहीं सर, वो तो खैर वो तो एक अलग ही कहानी उनकी चल रही है कि वो जो नोबेल पीस प्राइज लेना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो बार बार सब लोगों को जो सैंक्शंस की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन चाइना को नहीं कह रहे। वो भारत को जरूर कह रहे हैं कि आप ऑयल नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने ये चीज पलट के वो शी जिनपिंग को नहीं कही है। उसकी क्या रीजन लगती है आपको कि चाइना को काफी उन्होंने ढील दे रखी है? देखिए टैरिफ का कॉन्सेप्ट क्या है, टैरिफ का कॉन्सेप्ट है आप कस्टम ड्यूटी लगा देते हो तो जो प्रोडक्ट आपके जब मार्केट में आता है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। आज अमेरिका का पूरा मैन्युफैक्चरिंग चाइना करता है भाई, उनकी तो लड़ाई यही है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चर कराओ। अब अगर आपने चाइना पे टैरिफ लगा दिया, उसका कॉस्ट कौन बियर करेगा? जो गरीब आदमी है अमेरिका में, या जो एक मिडिल क्लास है जो सारा मेड इन चाइना प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो तकिए सोफे का, बिकॉज अमेरिका, देखिए अमेरिका कोई जर्मनी या इंडिया नहीं है, अमेरिका इमिग्रेंट बेस्ड कंट्री है, अमेरिका प्रॉफिट बेस्ड कंट्री है। अमेरिका जो है उसका नेशनलिज्म, और जर्मनी और फ्रांस और पाकिस्तान और भारत का जो सिविलाइजेशनल मिट्टी के लिए प्यार है वो दूसरा है। तो उनकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग चाइना देखता है। अब वो चाइना के ऊपर सैंक्शन का मतलब है कि उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, रिसेशन में चली जाएगी, लोगों की बाइंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सेविंग नहीं होगी, लोगों के पास जो है पैसे नहीं बचेंगे, इतना ज्यादा जो है मार्केट में चीजों का दाम बढ़ जाएगा, हाहाकार मच जाएगा भाई। इसलिए नहीं लगा रहे हैं सैंक्शन, वो कोई चाइना के प्यार में नहीं लगा रहे हैं, ऐसा है क्योंकि इतनी ज्यादा इंटीग्रेटेड है, सारा सामान ही वहीं से आ रहा है। आज अगर सारा सामान अमेरिका में बनने लगे, वो देखिए वो 200% लगा देंगे टैरिफ। लेकिन सर आपको नहीं लग रहा अमेरिका थोड़ा कमजोर हो गया? पहले जैसी ताकत नहीं रही, पहले जैसी जो सुपर पावर एक समझा जाता था, अब हर कोई आंखें दिखा रहा है। मतलब चाहे छोटी से छोटी कंट्री ले लीजिए, अफगानिस्तान ने कैसे मार लगा के निकाल दिया। तो आपको लग रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं, अभी फौरी तौर पे नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि कल हो जाएगा या 2 साल बाद हो जाएगा, लेकिन आगे फ्यूचर में आपको लग रहा है कि अमेरिका कमजोर होने जा रहा है? देखिए हर राइजिंग पावर ठंडा पड़ता है, ठीक है ना, एवरीथिंग। वो आपको पता है ना, जवार और उरूज और जवाल जिसको आप कहती हैं, एब एंड फ्लो, ठीक है ना, कि ज्वार भाटा हमारे यहाँ हिंदी में कहा जाता है, जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है, ठीक है। और ये दुनिया आज की डेट में जो विश्व है, ये मिलिट्री माइट का नहीं रह गया। आप लोगों को मार करके अब नहीं जीत सकते, क्योंकि लोग जो है वो स्वयं में बहुत ज्यादा वो हो चुके हैं, क्या नाम है जिसे कह लीजिए, नेशनलिज्म, सिविलाइजेशनल चीजें उनके अंदर वो जाग चुके हैं। 140 करोड़ भारतीयों को वो गोली से नहीं उड़ा सकते, ना उनके पास इतनी टैंकें हैं, ना वो न्यूक्लियर बम चला सकते हैं, उनके समाज उनको खा जाएगा। तो उनके पास क्या है, सैंक्शन लगाना है। और मैं तो सल्यूट करता हूं, मैं कह रहा हूं मोदी जी को पीस प्राइज दो भाई, मोदी जी डिजर्व अ पीस प्राइज। सर मोदी जी मेरा शो देखते होते तो अभी तक उन्होंने आपको तो जरूर कोई ना कोई प्राइज दे ही देना था। नहीं नहीं आप, नहीं, मैं झूठ आप रोज उनकी इतनी तारीफें करते हैं। अरे भाई जो तारीफ के, देखिए देखिए आरजू जी, आप अच्छा काम करती हैं, रोज आपके बारे में सिर्फ निगेटिव बोला जाए ना, और आपको ये पता ना चले कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको बहुत कष्ट होगा। हो सकता है 100 के 100 लोग आपको प्यार करते हो, लेकिन अगर वो बता नहीं रहे ना कि लोग आपसे प्यार करते हैं, आप डिप्रेशन में चली जाएगा।
सिर्फ ये जानने के लिए कि मेरे बारे में तारीफ करना बहुत आवश्यक होता है, प्रशंसा बहुत आवश्यक होता है मनुष्य के मोराल के लिए। मैं बस इतना कह देता हूँ आरजू जी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं और आप बहुत यंग लग रही हैं। अब आप ये आ गया ना आपका, इससे पहले तो नहीं आ रहा था ये वो, इससे पहले तो आप रोज एक डांट के बोलते हैं, मुंह में डंडा डाल लीजिए, कफ आ रहा है, नाक चादर से पोंछ लीजिए, पूरे मेरे घर की जो सच्चाई थी, झूठी बातें आपने बाहर लगी पब्लिक में। लेकिन सर फिर भी मतलब मोदी जी जो हैं वो मतलब एज अ प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं कुछ गलती भी की होगी ना उन्होंने, ऐसा तो नहीं है कि सब चीजें परफेक्ट होती चली गई हैं। आपको शायद पता नहीं है, लॉ में कॉन्सेप्ट है डिसीजन, बिजनेस में और लॉ में, पॉलिटिक्स में, ऐसे कह लें, डिसीजन सही नहीं होते, डिसीजन की नीयत सही होती है। कोई दुनिया में माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो ये कह दे कि मैंने जो डिसीजन लिया वो सही होगा। नो, वो डिसीजन आपका जो आप चाहते हैं, डिसीजन का मतलब है कि यू वांट अ सर्टेन थिंग टू हैपन, उसका उल्टा हो गया तो वो डिसीजन को आप गलत कह रही हो। लेकिन आरजू जी, डिसीजन गलत नहीं होते, उसकी नीयत गलत होती है। लेकिन सर इस वक्त अगर हम लेकिन एक बात मैं आप और बता दूं, अगर आपको ये पता हो कि जो मैं करने चाह रहा हूं वो वैसे ही होगा जैसा मैं करने जा रहा हूं, आप भगवान बन जाइएगा भाई। आपको ये पता हो कि मैं ये करना चाहती हूँ, इसका ये परिणाम आना चाहिए और यही होगा। सर इस वक्त जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं तो आपके ख्याल से उसके जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप नहीं है? वो मतलब उनसे खुद ही होता जा रहा है, वो हर कंट्री को नाराज कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं कि हिंदुस्तान, वो ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ उन्होंने कोई ना कोई पंगा लेके रखा है। वो पॉलिसी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, वो ले रहे हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट में। मोदी जी देश के इंटरेस्ट में, देयर इज अ डिफरेंस। द पर्पस ऑफ राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो स्वयं का इंटरेस्ट है उनका, वो खुद को ही सबसे ऊपर रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा नहीं है कि वो खुद से नफरत करते होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के हर डिसीजन में देश का इंटरेस्ट है। वरना एक बात बताइए, वो तो ट्रंप साहब को नाराज नहीं करते, ट्रंप साहब से उनका पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता। उन्होंने अपना पर्सनल रिलेशनशिप तो खराब कर लिया ना ट्रंप साहब से। सर पर्सनल रिलेशन कभी नहीं होते दो लीडर्स के आपस में पर्सनल। सर ऐसे तो फिर नवाज शरीफ साहब के साथ भी पर्सनल रिलेशन थे जी, तभी आए वो। पर देखिए ऐसा नहीं है, दोनों पर्सनल रिलेशन से देशों के रिश्ते अच्छे होते हैं। अगर मुझे आप पसंद ही नहीं हो ना तो हमारे आपके रिश्ते ही अच्छे नहीं हुए खाली क्योंकि हमें पसंद नहीं हो। दोनों काम आते हैं। अगर आप पॉलिसीज होती है सर, कंट्री टू कंट्री तो पॉलिसीज चल रही होती है ना, पॉलिसीज और पर्सनल। अरे भाई ट्रंप साहब को पूरा यूरोप इस समय हेट कर रहा है, कोई पसंद नहीं करता ट्रंप साहब को। क्यों? क्योंकि उनके पर्सनल रिश्ते अच्छे नहीं हो पा रहे। दोनों होना चाहिए। मैं टीचर अच्छा हूं तो यूनिवर्सिटी अच्छी होगी ही होगी, लेकिन अगर मैं क्लास में बुरा पढ़ा रहा हूं तो मेरी यूनिवर्सिटी की भी बुराई होगी। आप इसको समझिए, दोनों होते हैं। पर्सनल रिश्ते से ही देशों के रिश्ते बनते हैं। अगर आपको मैनरिज्म नहीं पता है, आप अभी जेलेंस्की साहब को बैठा करके आपने जलील कर दिया। साउथ अफ्रीका वाले जो राष्ट्रपति आए थे उनको बैठा के जलील कर दिया आपने पब्लिक में। नहीं वो तो उन्होंने बहुत गलत किया था, वो तो उन्होंने बहुत बदतमीजी की थी जेलेंस्की साहब के साथ। तो इस तरह से तो कोई कंट्री के प्रेसिडेंट नहीं किया करते सर। वो तो हर उन्होंने बहुत ही बेवकूफी दिखाई थी, उसको तो किसी ने पसंद नहीं किया उस बात को। देखिए पर्सनल रिलेशन बहुत, देखिए पर्सनल चार्म को आप कभी ऐसे मत वो कीजिए, ऐसा नहीं है। अगर पॉलिसी में भी अगर बंदा डायनेमिक है, उसकी अपनी एबिलिटी है, वो समझता है, सोचता है, बहुत फर्क पड़ जाता है। लीडरशिप और नेतृत्व का बहुत फर्क पड़ता है। अगर सीट पे गलत आदमी बैठ जाए ना, वो पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर देता है। ऐसे मत कहिए आप। नेतृत्व का, जैसे हमारी तो सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेतृत्व मिला, और मैं तो चाहूंगा कि अभी 10 साल तक प्रधानमंत्री जी इस देश को नेतृत्व दे, क्योंकि बहुत आवश्यक है। 10 साल में वो आमूलचूल परिवर्तन कर चुके होंगे। 2014 का भारत सर रिटायर हो रहे हैं सर मोदी जी, अभी 75 के हो जाएंगे सर सितंबर में। 17 सितंबर मोदी जी की बर्थडे मैं सेलिब्रेट करूंगी, अभी बता रही हूँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ रिटायरमेंट आ रही है उनके हिसाब से। बीजेपी के लोग जो है 85 हो गया उनके लिए। अच्छा वो फिर और बात है, अगर आप लोगों ने चेंज कर दिया तो और बात है। बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, उसमें 85 अब हो गया है। तो लेकिन सर कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं आपके भारत और अमेरिका के रिलेशंस जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं कि इनको ठीक होना चाहिए, या आपको लगता है बस बिगड़े हुए तब भी काम चल रहा है? कोई बिगड़े नहीं है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको समझ में आ रहा है, लेकिन चूंकि ट्रंप साहब हेल्म ऑफ अफेयर में, तो वो धीरे रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बैकडोर टॉक नहीं चल रही होगी। और ये बात आप बताइए, क्या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के बिना कहे हुए और उनको कॉन्फिडेंस में लिए हुए जयशंकर साहब ने बोला होगा? जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रहा है कि बताओ फिर सच्चाई आप।
अमेरिका में भी बहुत उथल पुथल है कि यू कैन नॉट एलियनेट अमेरिका, इंडिया का एलियनेशन का मतलब है कि अमेरिका अकेला रह जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। इंडिया भाई एक राइजिंग पावर है। सर हम पूछेंगे ना, हम बैठे ना, हम खाली बैठे हैं सर, हम पूछेंगे अमेरिका गाली को। गलौज को हम पूछना नहीं कहते हैं सर गाली गलौज नहीं देंगे सर, हम क्या बात कर रहे हैं। हम डोनाल्ड ट्रम्प आजकल हमारे साथ बहुत दोस्ती आ रही है उनकी, हम उन्हें आगे लेके जाएंगे। आप एक बात बताइए आरजू जी, आपके फील्ड मार्शल साहब 2 बार गए अमेरिका, मानती है, पिछले महीने? हाँ तो एक फोटो दिखा दीजिए ट्रम्प साहब के साथ। सर वो हम सर इस्लामिक कंट्री, हमारे फोटो खींचना आराम है। बाकी जगह उनकी फोटो आ रही है, आपके थम्स अप थम्स देल पे आ रही है, मेरे दिल में आ रही है, मगर वो ट्रम्प के साथ फोटो नहीं आ रही है। खींच मेरी फोटो। सर इस्लाम में फोटो बनाना मना है, आपको नहीं पता होगा, अरे गूगल वो किएगा। इस्लाम में नहीं थे ना, अमेरिका में थे उस समय, तो कुफार के जमीन पर थे वो। तो सर फोटो क्या करनी है आपको? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ कि ये नहीं, आपको शक है कि ट्रम्प ने उनको लंच करवाया है? कि आपको फोटो खाते हुए, फोटो तो बिल्कुल, मैंने ऋतिक रोशन का इंटरव्यू पढ़ा था, वो कह रहे थे आपको क्या चीज बुरी लगती है, कहते जब मैं खा रहा होता हूँ उसको कोई मेरी फोटो बनाए। तो सर हो सकता है खाते हुए लोग उनको ना अच्छा लगता है ट्रम्प साहब को फोटो बनाना। एक मिनट, तो लेट मी पिक्चराइज क्या हुआ। आपके वो मुनीर साहब गए, वो तुरंत खाना शुरू कर दिए, अब वो तुरंत खाना खाना ताकि फोटो का 1 मिनट ना मिले, हैं? हाथ वाथ कुछ नहीं मिला, प्लेट लेके ही खड़े थे वो दरवाजे पे, हैं? आरजू जी आप यार वो शर्ट वाला आप ले आइए, आपको जरूरत है बात पूछने की यार, ऐसी बातें आप कर रही हैं। मैं बता रहा हूँ एक दिन भगवान बुद्ध के अंदर जीवन आ जाएगा, उनका हाथ यूं आएगा एक दिन आपके पास। आप मुझे ये बताइए ना कि आपको फोटो देखकर क्या क्या पता करना है कि मैं वो तो ये गए थे जानना वहां? चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं आई भाई, इट्स स्टेटस सिंबल, 2 लोग अपनी दोस्तियों का इजहार करते हैं। अभी हमारे वो गए थे, क्या नाम है, डोभाल साहब, एस जयशंकर साहब, पिक्चर गई, दुनिया को मैसेज दिया जाता है कि हाँ मिले इनसे। और आपके यहाँ पे सिर्फ ये आया कि वो फील्ड मार्शल गए हैं वहां पे, लेकिन फोटो नहीं ले रहे। एक फोटो ट्रम्प साहब के साथ रिलीज हो जाए, एक फोटो, आपका कितना क्या वैल्यू बढ़ेगा करेंगे? समाज में। बिलावल तो भुट्टो साहब की फोटो वो नहीं आई, सर ट्रम्प खुद बोल रहे हैं कि मैंने लंच पे बुलाया है, वो गए भी थे उनके व्हाइट हाउस के बाद से भी, जब अरे वो डरना तो व्हाइट हाउस में लंच एंटर हो रहे हैं सर, वो फोटोज वीडियो भी मौजूद है, वो चलते हुए जा रहे हैं व्हाइट हाउस के ट्रम्प अंदर सर। साहब के और साथ। सर अब ये मतलब ट्रम्प साहब के साथ आपको फोटो देख के क्या फायदा होगा, मुझे ये बताएं। हमें नुकसान क्या होगा ये बता दीजिए। नहीं, आप फायदा क्या होगा अगर आप क्यों देखना चाहते मुझे हैं? खुशी मिलेगी, मैं खुश होना चाहता हूँ, मुझे क्या खुश के मैं आपको दिखा देती हूँ फोटो सर, अभी दिखा दिखाइए, देती हूँ, ऐसी क्या बात है सर। दिखाइए। ये देखिए, अब आप बोलेंगे कि ये फोटोशॉप है, क्योंकि आप इंडियन है और आप नहीं चाहते ट्रम्प कि का है पाकिस्तान इसमें, के लोग आपको आपको जवाब दे, इसलिए अब आप बोलेंगे कि ये तो फोटोशॉप है या ये ट्रम्प तो का है एआई इसमें। से बनी हुई है। कौन सा आई? आप बोलेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया है, ये पाकिस्तान आप में बोलेंगे। आर्टिफिशियल नहीं है, पाकिस्तान में एनआई है, नेचुरल इंटेलिजेंस। जो भी है सर, मैंने आपको फोटो दिखा दिया, अब बोलिए देखिए अब। मान गए, मान गए, मान गए। अभी मैं फोटो दिखा दूं कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति मुनीर साहब बन गए, वो वही फोटो है मेरे पास, दिखा दूं? नहीं नहीं नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि आखिर वो फोटो पे क्यों आपकी सुई अटकी है? सर खा कर आए हम लोग अमेरिका से, बता रहे हैं वो तो बस खा लिया होगा। मैं तो चाह रहा था कि मुझे तो गले ये मिल। समझ नहीं आ रहा कि मेन्यू में था क्या, मतलब क्या होगा। मेनू भी हॉट था डॉग, कि नहीं था ये भी पता नहीं है साला। पता नहीं, हॉट डॉग तो जरूर रखे होंगे, ये अमेरिकन की ही इजाद है, गर्म कुत्ते, हम क्या? तो नहीं खाते। हम लेकिन तो मुझे, और मुझे नहीं पसंद, मुझे तो उसकी शक्ल ही अजीब लगती है। लेकिन मुझे ये कुत्ता नहीं होता उसमें बर्गर होता है। नहीं, बर्गर नहीं होता सर, ऐसे गोल गोल से ऐसे करके रखे होते हैं हमारे यहाँ, अब वो मैंने जो लंबा जो सा सैंडविच है, हाँ उसमें आलू पैटी डाल दे, कुछ भी डाल दे उसमें, हाँ, मगर खैर वो सॉसेस एक डाल अलग दे। चीज है। मैं तो मुझे तो वो वेजिटेरियन हूँ। बिल्कुल नहीं पसंद, मैं तो कभी ना खाऊं। लेकिन मैं तो सर बहुत देसी बंदी हूँ, मुझे तो आप जिसे कहते हैं ना, चिकन टिक्का और दाल चावल आप और देसी वो, बंदी है तो मैं जर्मन हूँ, हैं? मैं देशी खाने नहीं हूँ। पीने में सर, खाने पीने में आप अंग्रेज है ना। हम खाने पीने में अंग्रेज है, दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं। आरजू जी बहुत हो रहा है, आपने मेरे शर्ट वाली भी बात लोगों को बता दी कि शर्ट से नाक पोंछ रहे थे, और आज के वो मुंह में डंडा डाल लो क्योंकि भैया गले में खराश हो रही है आरजू जी। मैंने ये नहीं कहा गले में डंडा डाल, मैंने कब कहा? मैंने तो आपसे कहा कि क्योंकि आज आप आप लोगों अपना के शर्ट रुमाल में लेके नहीं आए। आज नाक नहीं बह रही, आज गला बह रहा है, गला भरा है मेरे, तो मेरे आपकी बात सुन के आरजू जी। सर पता नहीं आजकल मौसम चेंज हो रहा है क्या आपके यहाँ, जो आपका ना, कभी गला खराब हो रहा है, कभी नाक बह रही है। आप भी चेंज लग रही हैं मेरी तरफ।
नहीं नहीं, आप कुछ कॉफी शॉफी को कुछ गरम ले, सूप वगैरह, ताकि आपकी तबीयत ठीक हो। आपसे बात कर लिया बस, अब तबीयत ठीक हो जाएगी पूरा। हाँ, तो रोज बात किया करें ना सर, अभी भी आपने 20-20 मिनट आपका वेट करना पड़ता है। लेकिन खैर, बहरहाल सर देखते हैं ये चीजें आगे कैसे बढ़ती हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है आप बहुत बिजी होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी और बाकी कामों में, लेकिन आप टाइम निकाल लेते हैं उसके लिए। बहुत बहुत You are a family, always a pleasure. I'm always there. थैंक यू सर। और उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया जो आज आए और उन्होंने हमें देखा, और हम उम्मीद करें बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।